सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट वर्दा शुएब और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल और मेरे साथ हैं तलहा जतोई। और आज वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जा रहा है, यानी कि मलेरिया से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गुज़िश्ता दौर की अगर हम बात करें तो एक वक्त था कि जब मलेरिया से बहुत सी अमवात होती थी और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन शायद इस चीज़ की जो हम कहेंगे कि सेंसिटिविटी है वो आजकल के मौजूदा दौर में शायद हमारी नई जनरेशन या हम लोग उस तरह से उसको समझ ना पाए। क्योंकि शायद इसकी बड़ी वजह यह है वर्दा कि जब से कोविड आया है तो लग ये रहा है कि जुकाम, नज़ला, बुखार, सारी बीमारियां खत्म हो गई, अब सिर्फ कोविड रह गया। आपको कोई भी बीमारी हो, हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर बोलेंगे कोविड है। हाँ, नज़ला जुकाम हल्का सा हो, गला खराब हो, गले में खराश हो तो फौरन कहा जाता है कि कोविड है और क्वारंटीन कर लिया जाता है। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, हम पर बहुत करम है कि अब कोविड पे भी बहुत हद तक कंट्रोल पाया जा चुका है। लोगों को इसके साथ रहने की ये तरीके से आदत हो गई है। चाइना में इस वक्त कोविड फैल रहा है, शंघाई में दोबारा लॉकडाउन आ रहे हैं, तो एहतियात जरूरी है, करनी चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सेफ। लेट्स लुक एट बड़ी खबर। पीटीआई और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के बाद पीटीआई का एहतजाज का ऐलान। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के दफातर पर सिक्योरिटी बढ़ाए जाने का इम्कान। लोड शेडिंग में इजाफे का जिम्मेदार कौन? पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में 2,500 अरब तक इजाफा। बढ़ते कर्जे एनर्जी सेक्टर को दीमक की तरह चाट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ ज़हरा लाहौर से मिल गई, निकाहनामा भी सामने आ गया, कई सवालों के जवाब आ गए। कहानी में मजीद कई बाब खुलने बाकी। दुआ की जल्द कराची मुंतकली का इम्कान। और दूसरों की जान बचाने वाले की अपनी जान खतरे में। जोरदार लहरों के बीच फंसे लाइफ गार्ड की वीडियो वायरल, लोगों के दिल दहल गए। राइट, पाकिस्तान में देखा जा रहा था गुज़िश्ता दिनों से, 2 बच्चियां थी, एक निमरा थी, एक दुआ थी, जिनकी लापता होने की खबर सामने आई। पूरी कौम परेशान थी, पूरी कौम ने मिलकर आवाज उठाया और आज ही के रोज दोनों के निकाहनामे सामने आ गए। खबर ये आ रही है कि निमरा का निकाहनामा भी सामने आ चुका है। दोनों बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब हो गई हैं। शादी की तस्वीर भी आ गई, शादी की तस्वीर भी आ गई है, बिल्कुल अब हम देख भी सकते हैं। अच्छा, और निमरा के उनका ही पता चल गया है और इसके अलावा दुआ जहरा की भी पता चल गया है कि उनका भी निकाह सामने आ गया। उनका शायद कुछ कॉन्फ्लिक्ट था फैमिली के साथ जिस वजह से उन्होंने शादी की। खैर, मजीद सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी से। शुएब, अपडेट कीजिएगा। शुएब बर्नी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, निमरा कहां से बाजियाब हुई है, ये मैसेंजर पे राब्ता कब हुआ है, निकाहनामा कब सामने आया है? शुएब बर्नी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो डिटेल से आगाह कीजिए। जी तला, कराची के इलाके सऊदाबाद से लापता होने वाली जो निमरा है, जो कि मैट्रिक की तालिब इल्म थी और 15 साल की उम्र थी, ये भी बाजियाब हो गई है और इसका निकाहनामा भी सामने आ गया है। डेरा गाजी खान में इसका निकाहनामा सामने आया है, जो बोल न्यूज ने हासिल किया है। इसने शाहरुख नामी नौजवान से दोस्ती की थी और उससे फिर निकाहनामा करके शादी कर ली। ये कहना है कि बाजियाब होने वाली निमरा को जो है मजीद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद कराची लाया जाएगा, क्योंकि इसके अहले खाना ने कराची के थाना सऊदाबाद में मुकदमे का इंदराज करवाया हुआ। मुकदमे के इंदराज के बाद जो है मजीद लीगल फॉर्मेलिटीज मुकम्मल की जाएंगी। तमाम जो गुमशुदा हुई भी जो लापता होने वाली जो निमरा थी वो बाजियाब हो चुकी है। 15 साल इसकी उम्र थी और ये मैट्रिक की तालिब इल्म थी और बताया जाता है कि इसकी शाहरुख से जिससे दोस्ती थी उसके साथ इसकी पहले भी मुलाकात हुई है और इंटरनेट के जरिए इनकी दोस्ती हुई थी और फिर वही दोस्ती आगे बढ़कर शादी तक बात जा पहुंची। इस वक्त जो है निमरा को जो है बाजियाब करने के हवाले से पुलिस ने तस्दीक कर दी है और उनका ये कहना है कि इसका निकाहनामा सामने आ गया है और बहुत जल्द इसको वापस कराची इसके वालिदैन के पास लेकर आया जाएगा, क्योंकि ये जो शादी है ये माइनर चाइल्ड एक्ट की खिलाफ वर्जी है। 18 नवंबर की ये शादी है, लिहाजा ऐसी सूरत हाल में मजीद अब कानूनी कार्रवाई क्या अंजाम पाती है ये देखना होगा। जी, तो इस पे कानून क्या एक्शन ले सकता है? क्योंकि दोनों बच्चियां ही, अगर हम शरई तौर पे देखें तो निकाह उनका जायज है, लेकिन अगर हम कानूनी तौर पे देखें तो दोनों ही बच्चियां 18 साल की नहीं हैं
और कुछ दुआ के केस में तो कुछ पेरेंट्स की बातों में भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नजर आया था, हमें कि बताया कुछ गया था और जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखा तो वो कुछ अलग मंजर पेश कर रहा था। तो इस पे कानूनी कार्रवाई अब क्या मोड़ ले सकती है? साथ साथ मुझे यही बताइएगा शोएब कि सिंध मैरिज एक्ट, ये जो कानून है, इसमें शायद कहा जाता है कि पंजाब में शायद एज लिमिट 16 है, सिंध में 18 है, जिसकी वजह से लड़कियों को पंजाब ले जाया जाता है, वहां पर शादी की जाती है। आप बताइएगा इस बारे में आपके पास क्या इत्तलात है? जी तला, लेकिन ये दोनों लड़कियां ना 16 साल की हैं ना 18 साल की हैं, तो इस हिसाब से इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी तो की है, जो कि माइनर चाइल्ड एक्ट की खिलाफ वर्जी है। शादी के हवाले से जो कानून है उसकी वायलेशन की है, लेकिन इस कानून पे कोई बहुत ज्यादा सजा नहीं होती। कभी हमने ये नहीं देखा कि कोई सजा वगैरह इस तरह की होती हो। गो के कानूनी कार्रवाई को FIR वगैरह टकरी होती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन कभी सजाओं का कोई ऐसा कोई मामला हमारे नजर से नहीं गुजरा। अब जबकि ये दोनों वाकयात सामने आए हैं, जैसे दुआ का निकाहनामा भी जो है लाहौर में सामने आया है, निमरा गाजी खान में सामने आया है, तो इस वक्त मैं दुआ के घर पर मौजूद हूँ। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आ चुके हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। इस वक्त ये गोल्डन टाउन का इलाका है अल-फलाह थाने के हदूद में, और मीडिया भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। लेकिन अभी तक निमरा के दुआ के वालिद या वालिदैन में से किसी ने भी मीडिया से बातचीत नहीं करी है, वो अभी तक अपने मकान से बाहर नहीं आए हैं। शोएब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाबिर वक्कास। जाबिर, बताइएगा, दुआ जहरा की बाजियाबी लाहौर से बता रहे हैं हो रही है और पुलिस की तहवील में है वो इस वक्त, और निकाहनामा सामने आ गया है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास लेटेस्ट सूरत हाल के हवाले से? देखिए तलहा, मैं इस हवाले से थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं कि लाहौर के जो दो बड़े अफसरान हैं कायम मकाम CCPO लाहौर, जो कि DIG ऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं इस मामले पे, DIG इन्वेस्टिगेशन सादा सुल्तान को कायम मकाम CCPO बनाया गया। उनका ये कहना है कि इस वक्त तक सिर्फ हमारे सामने एक निकाहनामा आया है और इस निकाहनामे पर मौजूद जो एड्रेस है उसको वेरीफाई किया जा रहा है और उसके मुताबिक वहां पे रेड किया जा रहा है। लेकिन लाहौर पुलिस इस बात की तरदीद करती है कि दुआ जहरा लाहौर से मिल चुकी है। अभी तक लाहौर पुलिस ने इस बात को ऑन नहीं किया। ऑफिशियली जो बात सामने आई है वो यही है कि लाहौर जाबिर ये निकाहनामा कैसे मिला अगर दुआ नहीं मिली? ये जो निकाहनामा है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो काम कर रही थी कराची पुलिस की, और कराची पुलिस को जो निकाहनामा मिला था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अपने तफ्तीश के दौरान, उसी निकाहनामे को लाहौर पुलिस के हवाले किया गया था और लाहौर पुलिस ने उसी निकाहनामे के ऊपर उसी के रोशनी में जो है वो जो कराची से आई टीमें हैं उनके साथ मिलकर काम कर रही है। और इस वक्त तक जो DIG ऑपरेशन है आबिद खान और DIG इन्वेस्टिगेशन सादा सुल्तान, दोनों की तरफ से तरदीद आ चुकी है कि लाहौर से दुआ जहरा अभी नहीं मिल सकी। सिर्फ और सिर्फ जो निकाहनामा मिला था उस निकाहनामे पर मौजूद जो एड्रेस है और उसके ऊपर जो तफसील है उसके मुताबिक जो है वो तलाश किया जा रहा है। यहाँ ये बात भी वाज़ेह तो कर दूं कि जो दुआ का एड्रेस लिखवाया गया है निकाहनामे के ऊपर वो लाहौर का लिखवाया गया, हालांकि मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। अच्छा, लड़के का कुछ पता चला है, उसके घर वालों का कुछ पता चला है ताकि उससे कोई हम तफ्तीश कर सकें कि मामला क्या है, किस तरह से है? देखिए, इस हवाले से लड़का और ना ही उसकी फैमिली सामने आई है। नाम जहीर बताया जा रहा है और उसका एड्रेस रायवंड का बताया जा रहा है, रायवंड का शेरशाह कॉलोनी में, जिसके बारे में अभी तक जो इतलात आई है वो ये है कि वो भी वहां पर मौजूद नहीं है, बल्कि जो दो एड्रेस लिखवाए गए थे लड़का और लड़की के, वो दोनों फेक साबित हो रहे हैं। क्योंकि और जिस इमाम के उस निकाहनामे पे दस्तखत हैं जाबिर, आप उनको भी तो पुलिस ट्रेस कर सकती है कि आपने निकाह कब पढ़ाया, किसकी मौजूदगी में पढ़ाया, विटनेसेस कहाँ हैं। बहुत सारे लोगों के साइन होते हैं निकाहनामे पे, वकील भी होते हैं, गवाह होते हैं। जी हाँ, हकाइक पर इस वक्त पुलिस की अलग अलग टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं और जो गवाह हैं इस निकाहनामे के, उनका एड्रेस उकाड़ा का लिखवाया गया है, उकाड़ा दिपालपुर का लिखवाया गया है। मतलब वो भी शहर से बाहर की चीजें हैं, इसलिए अलग अलग टीम्स को मुख्तलिफ जगह पर काम करना पड़ रहा है। और इस हवाले से जो दुआ का एड्रेस था वो लाहौर का एक शेरा कोट का इलाका लिखवाया गया, जो कि नहीं उसका इलाका, बल्कि उसके जो एड्रेस है वो तो कराची का है। इसी तरह अगर जो लड़का है उसका एड्रेस जो है वो शेरशाह कॉलोनी रायवंड रोड लिखवाया गया है, जो कि अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक, अभी तक की इतलात के मुताबिक फेक साबित हुआ है। चलें जी, सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सूरत हाल से अपडेट किया। क्योंकि लेकिन देखा ये जा रहा है कि दोनों ही एड्रेसेस फेक साबित हो रहे हैं, चाहे वो लड़की का हो चाहे वो लड़के का हो। फिर वकील और जो लड़की की तरफ से वकील होते हैं या गवाह जो होते हैं उनका भी फेक एड्रेस सामने आ रहा है। तो आपकी नजर में ये मसाइल, ये इश्यूज रेज क्यों होते हैं, हमारी सोसाइटी में पैदा ही क्यों होते हैं मसाइल?
मेरे देखें, एक सबसे पहली बात तो आजकल जिस तरह से खुलेआम सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों को सही गलत का फ़र्क नहीं पता चल रहा है, या फिर आई थिंक एक चेक एंड बैलेंस का भी थोड़ा सा मसला है कि बच्चे आजकल इस तरह से अपने माँ बाप के करीब नहीं होते जिस तरह से शायद उनको बात करनी चाहिए, या फिर अगर करीब भी हो तो शायद कुछ अख्तलाफात सामने आ रहे हो शादी को लेकर, तो ये कदम उठाना पड़ा। क्योंकि किसी के बारे में इस तरह से इतनी बड़ी एक बात बैठ के करना इस प्लेटफॉर्म पे, मैं थोड़ा सा इसको अभी मैं कुछ क्लियर नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा ओपिनियन ये है कि ऑफ कोर्स वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वालिदैन अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रिश्ता नहीं रखेंगे, फ्रैंक रिश्ता नहीं रखेंगे, जिसमें जो भी चीज बच्चा फेस कर रहा हो अपनी लाइफ में अपने माँ बाप के साथ आके शेयर करे, उन्हें बताया कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मैंने आज ये देखा, मेरे साथ आज ये हुआ। अगर बच्चे माँ बाप से डरते रहेंगे, हमेशा प्रेशर में पलते रहेंगे, तो कभी माँ बाप के साथ कुछ शेयर नहीं करेंगे। और सोशल मीडिया इस कदर खतरनाक है, ये वो छुरी है जो इंसान की जान भी ले सकती है, और ये वो छुरी है जो खाना बनाने में भी आपके काम आएगी। तो कोशिश करें कि इससे पॉजिटिव काम लें और अपने बच्चों के साथ जो फासले हैं उन्हें खत्म करें, ताकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। फिर क्या होता है कि जब बच्ची गायब हो जाती है तो फौरन से पुलिस कहती है किसी ना किसी के साथ चली गई होगी, हमें तफ्तीश करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे लोग शोर मचाते हैं, फिर पुलिस एक्शन लेती है, हरकत में आती है, और 20-25 दिन गुजर जाते हैं, फिर ये निकाहनामा सामने आ जाता है। ये निकाहनामा प्रेशर में हुआ है, रजामंदी के साथ हुआ है, किसी को नहीं मालूम। हो सकता है किसी ने अपने आप को बचाने के लिए निकाहनामा सामने रख दिया हो। बहुत सारे एंगल्स है इसके, लेकिन पुलिस की फुर्तियां तभी नजर आती हैं जब सोशल मीडिया पर बड़े बड़े लोग आकर अपील करते हैं, वरना अगर ये लोग अपने घर बैठे रहते हैं और थाने में FIR कटवाते, कुछ भी नहीं होता। लेकिन तला यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए गैदरिंग के साथ भी, क्योंकि देखिए अगर क्या पता लड़की ने आके बात बताई हो, अपनी चीजें शेयर की हो, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से इनकार आया हो, तो जाके उसने कदम उठाया हो किसी की बहकावे में आके, हम कुछ ये बात नहीं कह सकते। लेकिन हाँ ये है कि प्लीज पेरेंट्स को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए सोशल मीडिया का भी। दोस्तों साहब बड़े परेशान हो रहे हैं कि अब आगे बढ़े। चले जी आगे चलते हैं। और PTI की हुकूमत के जाने के बाद से फॉरेन फंडिंग केस वो वाहिद तलवार है जो तहरीक इंसाफ के सर पर लटक रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लटक रही है, और इसका सबूत PTI की जानिब से मुसलसल इस केस का तस्करा किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ा सबूत है PTI के अपने रहनुमा हुकूमत जाने के बाद से मुसलसल इस केस का तस्करा कर रहे हैं और खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इस केस की बुनियाद पर खान साहब को नाअहल करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए खान साहब खुद भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन आज इस मामले में PTI को कुछ रिलीफ मिला है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने का अदालती हुक्म मुअत्तल कर दिया। इसी के साथ PTI ने इस मामले पर इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का भी ऐलान किया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने भी इजाफी सिक्योरिटी मांग लिया है। इसके अलावा IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद हुकूमत की कमिटमेंट अब देखनी है कि वो किस तरह महंगाई पर काबू पाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग के रहनुमा अली परवेज मलिक साहब। मलिक साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। पहला सवाल, नून लीग के सामने जो चैलेंजेस हैं स्पेशली महंगाई के, बेरोजगारी के, क्योंकि अब IMF की सारी शराइत मान ली गई हैं, किस तरह आप कंट्रोल करेंगे महंगाई मलिक साहब? देखें जतोई साहब, पहली गुजारिश आपसे इस तरह से है कि हम लोग सब मुंतखब होके अपने हलकों से ऐवान के अंदर पहुँचे हैं, तो हमें बखूबी इस चीज़ का एहसास है कि पिछले 3-4 साल के अंदर जो महंगाई का सुनामी आया है उससे गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई थी। तो हम इस एहसास के साथ मजबूरन IMF के साथ नेगोशिएशंस में गए थे, क्योंकि मैं चंद हकायक आपके सामने पेश कर देता हूँ एंड देन आई लीव इट टू योर बेटर जजमेंट कि आप खुद तय कर लें कि हमारे पास क्या कोई गुंजाइश थी कि हम इसके अलावा कोई और रास्ता अडॉप्ट करते कि ना करते। जब मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत वजूद के अंदर आई है तो उस वक्त स्टेट बैंक के पास जो ऑफिशियल रिजर्व्स थे वो $11 बिलियन से कम के रह गए हुए थे, और इसके साथ साथ जो $10 बिलियन का तकरीबन रिजर्व आपके पास पड़ा हुआ था, ये वो है जो जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए आपके पास मौजूद था। ये वो पैसे थे जो आपने चाइना से सेफ डिपॉजिट की शक्ल में लिए थे, जो सऊदी सेफ डिपॉजिट आपने लिया हुआ था, जो UAE से लिया हुआ था, जो कतर से लिया हुआ था। तो प्रैक्टिकली आपके पास $800-900 मिलियन मौजूद थे, और आपने ये अभी कल परसों की रिपोर्ट में भी देखा होगा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको इमरान खान साहब ने हमें पिछले 3-4 साल में बताया कि ये इकलौता मेजर आपकी मईशत को भांपने के लिए होता है, तो आपने ये भी देखा कि पिछले महीने तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान हमने वहां पे किया। तो अगले 3 महीने का अगर आप हिसाब लगा लें, आपको $3-4 बिलियन वहां पे चाहिए। इसके अलावा आपके $3-4 बिलियन के बॉन्ड्स जो हैं
वो मैच्योर हो रहे थे। तो क्या वजीर आजम की अवलीन तरजीह ये नहीं थी कि 7-8 बिलियन डॉलर को फौरन सिक्योर किया जा सके, ताकि हमारे मुल्क के अंदर भी वही सूरत हाल जो हम श्रीलंका के अंदर देखते हैं कि जहां पे तेल के लिए आप इंपोर्ट करने के लिए कोई आपकी बैनुल अक़वामी जो मुल्क हैं आपकी एलसियां कबूल करने को तैयार नहीं है, जहां पे आपका कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई काउंटर पार्टी मौजूद नहीं है। तो ये वो अवलीन तरजीह थी जिसके ऊपर हमें मजबूरन आगे इस मामले को लेकर चलना पड़ा और IMF के साथ निगोशिएशंस को इंगेज करना पड़ा और उनके साथ कंक्लूड करना पड़ा। अब जब आप IMF के साथ निगोशिएशंस के अंदर गए हैं और आपने उनसे ये सोर्स ऑफ फंडिंग से ज्यादा उनका जो सर्टिफिकेट जो आपको ज़रूरी होता है कि आप बैनुल अक़वामी दुनिया से जाके फिर अपनी जो फाइनेंसिंग के लिए जो मौके होते हैं उनको सिक्योर कर सकें, उस सर्टिफिकेट के पीछे जो हमने ये निगोशिएशंस की वो यकीनन मिफ्ता इस्माइल साहब उसका पहला राउंड कंप्लीट करके वापस आ रहे हैं। पर इसके साथ साथ उन्होंने आपको ये भी बताया है कि इमरान खान साहब ने जो पिछले 2-3 महीने के अंदर जब उनको पता चला कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपके पास आ गया है और उनके इत्तेहादी एक एक करके उनसे पीछे हो रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने चंद ऐसी बारूदी सुरंगें जिनको आप कहते हैं, जिनको ट्रैप्स कहते हैं, अगली हुकूमत के लिए सेटअप किए। जिनमें से एक सबसे बड़ा जो ट्रैप सेटअप किया वो ये था कि उन्होंने फ्यूल की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट से भी एक लोअर वैल्यू के ऊपर उन्होंने पेट्रोल मार्केट के अंदर मुहैया करना शुरू कर दिया और उसके लिए जो सब्सिडी थी उसका कोई अरेंजमेंट ही नहीं किया। तो आज अगर आप उस सब्सिडी को कंटिन्यू करते हैं तो प्रैक्टिकली उस सब्सिडी का जो सालाना क्वांटम है वो जतोई साहब यू वुड बी सरप्राइज टू नोट कि आपकी वफाकी हुकूमत को चलाने से ज्यादा उस अकेली एक सब्सिडी का बोझ होगा। तो जब आपके मुल्क के अंदर खसारे आसमानों को छू रहे हों, और उसकी मैं आपको एक और मिसाल दूं, इस साल इमरान खान साहब का जो तर्ज हुकूमत था और जिस किस्म की उन्होंने यहाँ पे पैसे ज़ाया करने शुरू किए हुए थे, चाहे वो हेलीकॉप्टर की अपनी सवारी के अंदर किए हों चाहे बाकी चीज़ों में किए हों, तो आपका इस साल का जो अंदरूनी खसारा है वो 5,500 अरब से ज्यादा क्रॉस करने को जा रहा था, और जो कि अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 5 साल देखें तो तकरीबन 1600 अरब की एवरेज थी और आखिरी साल जो इलेक्शन का था 2200 अरब का था। तो इस सूरत हाल में हमने कोशिश की है कि जो कम से कम तकलीफ हम आवाम तक पहुंचा सकें उनको शील्ड करते हुए हम ये फाइनेंसिंग सिक्योर कर लें ताकि मुल्क को दिवालियापन से बचा लें। तो ये वो प्रायोरिटी थी जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं। अब हमारी कोशिश होगी कि हम जो फलसफा था इमरान खान साहब की हुकूमत का उसको बदलें, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी ATMओ के नवाजने के चक्कर के अंदर सारे का सारा बोझ आम तबके के ऊपर डाला हुआ था। मलिक साहब सॉरी टू इंटरप्ट प्लीज, मेजर्स जो लेके आने पड़ेंगे, जो ये नए रेवेन्यू मेजर्स। मलिक साहब मेरा एक सवाल यहाँ पे है, देखिए आपकी बात अपनी जगह ठीक है, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि साबका हुकूमत जो थी उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब्सिडीज इतनी ज्यादा कर दी कि हम खसारे में गए। लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी उन्होंने भी यही तमाम बातें कही थी कि जो पिछली हुकूमत थी उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, हम खसारे में थे, मुल्क खसारे में था, हमें IMF के पास जाना पड़ा। हुकूमत जो भी नई हुकूमत आती है वो साबका हुकूमत के बारे में तमाम यही बातें करती है, लेकिन आवाम को फिर भी महंगाई का बोझ ढोना पड़ता है। आज भी यही हुआ, सब्सिडीज खत्म कर दी गई हैं, मुल्क भले से खसारे में, लेकिन आप लोगों ने सब्सिडीज खत्म कर दी हैं मिफ्ता इस्माइल ने, जिसकी वजह से दोबारा से महंगाई बढ़ेगी मजीद। तो आवाम को तो कहीं रिलीफ नहीं मिला। आप लोगों ने महंगाई मुकाओ रैली निकाली थी, इसी बेसिस पे साबका हुकूमत को खत्म किया गया था। तो अब भी तो हमें महंगाई का ही मुंह देखना पड़ा, ऊपर से बिजली का बहरान, गैस का बहरान, उसका क्या करें? वर्दा मैं अपनी किसी जगह के ऊपर भी जिम्मेदारी नहीं झुटला रहा। मैंने आपसे गुजारिश की अगर ये खसारे इसी तरह चलते जाएं तो उसके बाद जो महंगाई का सुनामी आएगा ना वो इससे कहीं बदतर होगा, क्योंकि ये जो 5500 अरब का खसारा होगा इसके लिए आपको नोट छापने पड़ेंगे और एक नई सुनामी महंगाई की आएगी। मैंने आपसे कहा कि मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, इसीलिए जो नई हुकूमत आई है चाहे उसके पास ये रनवे मौजूद नहीं है कि वो देरपा इस्लाहात लेके आए, क्योंकि आप जानती हैं 6 महीने साल के अंदर हमें इलेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा, उसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा से एक तैयार हो जाए अगली महंगाई का मुंह देखने के लिए सोसाइटी पे डाला जाए जो इस बोझ को उठा सकते हैं। यानी कि हम दोबारा से तैयार हो जाए ना एक और महंगाई का बोझ होने के लिए। बार बार कह रहा हूं कि देखें हमें इन खिसारों को नहीं,
मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि जो हमारा गरीब तबका है उसकी इस्तेमाल की चीज़ों को जिस हद तक एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज कर सकें वो करें। और जिसकी तरफ आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने आटे का जो 10 किलो का थैला है उसकी 550 रुपए से कीमत कम करके 400 रुपए सस्ता रमजान बाजार के अंदर मुहैया। मलिक साहब एक सवाल मेरा, एक सवाल मैं उनको शील्ड करते हुए हम कोशिश करेंगे अमीर तबके के ऊपर टैक्स का बोझ डालें ताकि इन खसारों को कम कर सकें। मलिक साहब एक बड़ी सिंपल सी वजह है, हमारे मुल्क में डॉलर के ऊपर प्रेशर, महंगाई के ऊपर प्रेशर हमारे इंपोर्ट बिल की वजह से। इंपोर्ट बिल में हमारा इतना इंपोर्ट बिल बढ़ गया है कि ट्रेड डेफिसिट आ जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है, डॉलर पे प्रेशर आ जाता है, फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो जाते हैं। हमारे इंपोर्ट बिल में सबसे बड़ा अमाउंट एक ऑयल बिल का है, दूसरा सबसे बड़ा अमाउंट जो है वो दालों का है। हम एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद अपनी कंजम्पशन की, अपनी खपत की दालें पैदा नहीं कर सकते। वजह क्या है इसकी? ये मेरे दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों हम अपने सेकंड बिगेस्ट इंपोर्ट बिल को खत्म करने के लिए कोई कैंपेन नहीं चलाते कि भाई इतने सारे किसान हैं, इतनी ज़रई जमीन है, इतना फर्टिलाइजर है, इतना बड़ा एग्रीकल्चर का हमारा सेक्टर है, हम इतनी दालें प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि अपनी मुल्क की डिमांड मीट कर सकें। डू यू थिंक कि हमारे पॉलिसी स्ट्रक्चर सही है? जतोई साहब आपने बिल्कुल ठीक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। मैं आई विल जस्ट ट्राई टू गिव सम नंबर्स टू दिस क्वेश्चन दैट यू हैव पोज्ड। हमारा इस साल जो इंपोर्ट है तकरीबन 75 to 80 बिलियन डॉलर्स के ऊपर टच करेगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, सबसे बड़ा हमारा इंपोर्ट आइटम होगा जो तेल हम इंपोर्ट करते हैं तकरीबन 20 बिलियन डॉलर का। उसके बाद आपने दालों की तरफ इशारा किया, मैं आपसे कहूंगा इसको एनालिसिस को थोड़ा सा बड़ा कर लें। हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है ना, इसके अंदर फूड आइटम्स भी और उसके अलावा कॉटन वगैरह भी, अगर आप ये देखें तकरीबन हम 12 से 13 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करने जाएंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो हमने अपने एग्रीकल्चर के अंदर अपनी यील्ड्स के ऊपर काम नहीं किया। आज मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, कॉटन की जो यील्ड है जो चाइना के अंदर, हमारा वो एक देरपा दोस्त भी है, भाई भी है, उसने हर तरह की हमें मदद की है। आज जो चाइना के अंदर कॉटन की यील्ड है वो पाकिस्तान से 2 गुना ज्यादा है। तो अगर हम ये यील्ड कैचअप कर लें तो ना सिर्फ हम ये इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट भी खत्म कर देंगे पर इसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा लेंगे। इसी तरह दालों के अंदर भी मसला है। इसी तरह एक और बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, पाम ऑयल जो खाने पीने का तेल है जो हम इस्तेमाल करते हैं, 4 बिलियन डॉलर का तकरीबन इस साल हम इंपोर्ट करेंगे। वो सिर्फ इसलिए कि हमने अपनी जो चीनी माफिया को रिवॉर्ड करने के लिए अपना सारे का सारा एग्रीकल्चर का ध्यान गन्ने के ऊपर लगाया हुआ है। और वो कॉटन सीड, सनफ्लावर और वो जो बाकी क्रॉप्स जिनके साथ आप ऑयल सीड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और लोकल ऑयल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उनको निगलेक्ट किया है। पर मैं आपसे जतोई साहब बाद में बार बार यही बात कर रहा हूं कि प्लीज अंडरस्टैंड इस हुकूमत के पास रनवे कितना मौजूद है। ये देर पा शायद वो इस्लाहात ये हुकूमत नहीं कर सकती। हमें तो फौरन डिफॉल्ट से बचाना है, उसके बाद इत्तेफाक राय के मलिक साहब हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपको ज्यादा टाइम मिले, ज्यादा रनवे मिले और आप अवाम की मुश्किलात कम कर सके और महंगाई पर काबू पा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती। लेकिन एटलीस्ट मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मलिक साहब बखूबी वाकिफ हैं तमाम तरह सिचुएशन से। वो जानते हैं कि पॉलिसी स्ट्रक्चर इंप्रूव होना है, रनवे उनको चाहिए बड़ी उड़ान भरने के लिए। अब देखना यह कितनी बड़ी उड़ान भरेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है रमजान स्पेशल जी। और अब बारी आती है, क्योंकि जिस तरह की गहमा गहमी सियासत में चल रही है, जिस तरह की गहमा गहमी हो रही है, अब हम कुछ सितारों के हालात पूछ लेते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं अजीम हनीफ साहब। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि पीटीआई की हुकूमत पे एक फॉरेन फंडिंग केस की तलवार मुस्तकिल लटक रही है और पीटीआई को भी लगता है कि ये केस उनके लिए कुछ थोड़ा सा मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो हम ये पूछते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर से कि भाई क्या वाकई इस तरह के ये केस उनके लिए सीरियस कुछ साबित हो सकता है? आई थिंक कुछ उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है अजीम साहब। नहीं है, ड्रॉप हो गए हैं, उनके सितारे गर्दिश में आ गए, वो ड्रॉप हो गए उनके सितारे, ये टेलीफोनिक सितारे कुछ गर्दिश में थे, चलें आ गए, दोबारा कनेक्ट हो गए। जी अजीम साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी अजीम साहब, मुझे ये बताइए कि एक फॉरेन फंडिंग केस की तलवार पीटीआई पे लटक रही है और पीटीआई भी खुद समझती है कि ये केस उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो सितारों के हवाले से क्या वाकई ये केस बहुत ज़्यादा सीरियस मोड़ ले सकता है या नहीं?
हाँ नहीं, प्रॉब्लम्स तो इनको आएंगी, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन यहाँ पे मैं जो बात देख रहा हूँ कि ये वाला वीक जो कमिंग वीक है ईद से पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है इनके लिए, और यहाँ पे काफी सारी चीजें मैसअप होंगी इनके लिए। और साथ साथ जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है उनके लिए भी ये वाला हफ्ता बहुत ज्यादा टफ है, और इसमें परेशानियां इनके लिए होंगी गवर्नमेंट बनाने में और ये बाकी सारी चीजें करने में, और सारी चीजें मैं सब दोनों पार्टीज के लिए रहेंगी, और पीटीआई को भी टफ टाइम का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, सही। और आपको क्या लगता है कि कब तक ये तमाम चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? ये जो एक प्रॉब्लम चल रही है पीटीआई के ऊपर, ये कब तक सही हो सकती है? अच्छा, मैंने पहले भी ये बात 2-3 दफा मेंशन कर चुका हूँ कि अभी जैसे ही आपका मई का मिड से बाद स्टार्ट होगा ना, ऑलमोस्ट मई का लास्ट वीक और जून का फर्स्ट वीक, वहां जाके चीजें थोड़ी ज्यादा एक्सट्रीम पे चली जाएंगी। और ये ठीक होते होते ये उसी सूरत में ठीक होंगे जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे। और इलेक्शंस का जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि अक्टूबर नवंबर इलेक्शंस के मंथ्स है, वहां जाके इलेक्शंस डिसाइड होने और अनाउंस होने तक ये चीजें इस तरह ही खराब रहेंगी। सही। तमाम एस्ट्रोलॉजिस्ट यही कहते हैं, चाहे टैरो कार्ड हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो, सब लोग यही कहते हैं कि मई जून तक हालात मजीद ख़राब होंगे और उसके बाद फिर जाके इलेक्शन होंगे, फिर जाके देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, IMF की शराइत मानने के बाद महंगाई मजीद उरूज पे जाएगी, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? आखिरकार आवाम को रिलीफ कब मिलेगा, या ये साल भी महंगाई की ही नज़र हो जाएगा? अच्छा, यही बात है ना कि एस्ट्रोलॉजी महंगाई को देखती तो है लेकिन किसी और तरीके से देखती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये रही कि अगला 1 साल कम से कम और 2 साल जब तक सैटर्न अपने घर से मूव नहीं करता, जुपिटर के साथ आगे कंजक्ट नहीं होता, तब तक महंगाई इस तरह ही रहेगी। और यहाँ पे नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये चीजें इफेक्ट करेंगी। जैसे 2020 से गुजर के कोरोना से आप आए आगे, और वो सारी चीजें नहीं है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं रहेगी, पूरी दुनिया का मसला रहेगी। यानी वर्ल्ड वाइड ये मसला रहेगा हमारे साथ। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम साहब, मच आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें आगाह किया कि सितारों के हालात क्या कहते हैं। और महंगाई एक वाकई बहुत बड़ा मसला है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन अब हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला कुछ बेहतरी कर दे, कि अल्लाह की तरफ से ही कोई करम हो सकता है तो महंगाई कुछ कम हो सकती है। अब शो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, क्योंकि ईद करीब है तो फीमेल की शॉपिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, डेली बेसिस पे बढ़ती चली जा रही हैं। और आप लोग भी देखते हैं अक्सर व बेशतर, मैं बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस वार्डरोब वेयर करती हूँ, कलर्स इतने अच्छे होते हैं, और मुझे एक कॉलर की कॉल भी बहुत ज़्यादा आती है ड्रेसेस को पूछने के लिए, जो कि मैं आगे रिवील करूँगी। 2016 में शुरू होने वाला ब्रांड था ऑजियोर, जिसके वार्डरोब में वेयर करती हूँ। उन्होंने ख़वातीन में बहुत जल्द मकबूलियत हासिल कर ली है और ख़वातीन को अट्रैक्ट कर लिया अपनी जानिब। उनके कलर्स, उनका फैब्रिक, उनके स्टाइल्स, उनके डिज़ाइंस इतने अच्छे होते हैं, उनका हैंडवर्क इतना अच्छा होता है, इतना खूबसूरत होता है। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, पूरा पैकेज भी चल रहा है। कलर्स बहुत अच्छे चूज़ करते हैं, और जिस तरह का सीक्वेंस वर्क भी है इनका कुछ, और कुछ एम्ब्रॉयडरीड वर्क भी है। तो आइए इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑजियोर के CEO अहमद अशरफ पटेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दीज ब्यूटीफुल वार्डरोब्स जो हमने स्क्रीन पे देखे और जो डेली आप मुझे पहनने के लिए देते हैं। और आज ही मैंने ऑजियोर का एक वार्डरोब वेयर किया। You look lovely in it. थैंक यू सो मच। वाकई और बहुत कंफर्टेबल है। सबसे अच्छी बात ये होती है ऑजियोर की कि आपका फैब्रिक ब्रीदेबल होता है, गर्मी में भी आपको बहुत ज़्यादा एक उकताहट नहीं होती हमें। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि कैसे शुरुआत हुई इसकी, और जिस तरह की फैब्रिक की सिलेक्शन कौन करता है? आप खुद करते हैं, डिजाइनर्स करते हैं? नहीं, मैं खुद करता हूँ। ऑब्वियसली आई एम द फाउंडर ऑफ द ब्रांड, तो ये कि एक टीम लेकर हम साथ चलते हैं। इनिशियली आई हैड बैकग्राउंड इन टेक्सटाइल्स, तो मैं बाकी ब्रांड्स को जो है वो डिज़ाइनिंग करके और फैब्रिकेशन एम्ब्रॉयडरीज प्रोवाइड करता था। सो दैट्स हाउ आई ऑल स्टार्टेड ऑफ कि एक दिन बस मूड बना और अपने ही फ़ोन से कुछ पिक्चर्स ली और एक पेज बना दिया कि यार अपना ही ब्रांड बनाकर देखते हैं। सही। So that's how it all started off. तो नहीं, पहले आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया? बिल्कुल। The idea behind the brand was online brand. हमारा जहन ये था कि हम इसे ऑनलाइन ही बनाएंगे, पर फिर आपको पता है औरतें तो फिनिकी होती हैं, मेजरमेंट्स, हमारे साइजेस हमें पहन कर देखना है। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न वी वेंट फॉर एन आउटलेट राइट नाउ। सही। तो हमने अब जमजमा पे जो है वो आउटलेट अपना भी एक्टिव किया है। सही। अच्छा, आपके पास सबसे अच्छी बात ये है, अच्छा मैं एक बात को हाईलाइट करना चाहूँगी और आपसे ही पूछूं, क्योंकि मुझे पर्सनली ये चीज़ ऑजियोर के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है कि अगर हम अमूमन से दूसरे ब्रांड्स की तरफ जाते हैं तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट्स मिलती हैं हर साल, चाहे स्मॉल, मीडियम, एक्स्ट्रा स्मॉल ले लें, लार्ज ले लें, स्ट्रेट शर्ट्स मिलती हैं। बट व्हाट
आई पर्सनली लाइक अबाउट ऑजियोर कि आप थोड़ा शेप देते हैं, आप कट देते हैं और आपकी ड्रेसेस में कट्स बहुत ज़्यादा जो हैं वो बिल्कुल कट्स तो ऑब्वियसली अब डिज़ाइनर ब्रांड, वी बीइंग अ डिज़ाइनर ब्रांड ऑब्वियसली वी वांट टू गिव कस्टमर्स के थोड़ा सा डिफरेंट कट हो, कुछ स्टाइल एक जो है वो वेरिएशन आए। तो आजकल ये एयरलाइन फ्रॉक्स, इस तरह की चीज़ें, लॉन्ग फ्रॉक्स, कलियों वाले फ्रॉक्स, ये चीज़ें चलती हैं ज़्यादा। पास्ट अगर आप 2 साल पहले उठाएं तो स्ट्रेट शर्ट्स बहुत ज़्यादा फैशन में थी, बट रिसेंट टाइम्स के अंदर यू सी कि ये थोड़े कट्स पर जो है वो मार्केट काफ़ी अब रिस्पॉन्ड करती है। पहले वेस्टर्न कट्स पे जो है वो खाली वेस्टर्न लड़कियां जो है वो पहनती थी, अब जो है वो ईस्टर्न वेयर पे भी ना लड़कियां प्रेफर करती हैं कि हमें इस तरह के कट्स मिल जाएं। कट्स मिल जाए, बिल्कुल। अच्छा, तलहा को एक शिकायत है आप लोगों से, मैं चाहूँगी तलहा खुद कर लीजिए शिकायत। कोई शिकायत नहीं है, नहीं, आप कीजिए तलहा। नहीं बिल्कुल मेरा सवाल ये है कि औरतों को खुश करना बड़ा एक चैलेंज होता है। एवरीवन हैज अ डिफरेंट टेस्ट। किस तरह करते हैं आप सबको खुश? ये तो एक बहुत बड़ी जंग है जीतना बड़ा मुश्किल काम है ये। अच्छा, आपको मज़े की बात मैं ये बताऊं कि मेरा जो 20 years of experience, my father's experience is in शलवार के बीच मेंस वेयर, माशाल्लाह। तो वी हैव बीन गिविंग टू बिगर ब्रांड्स, सारे बड़े ब्रांड्स को हमारा फैब्रिक जाता था। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ कर लिया यार हम मर्दों ने ना 4 शलवार कमीज लेना है, एक ब्लैक, एक वाइट होगा, एक नेवी ब्लू होगा और एक कोई होगा बस लाइट कलर होगा, कोई एक बेज कलर। ईद में भी वही पहना है, रमजान में भी वही पहना है, बकरा ईद पे भी आपने बोला यार वही वाला वाइट निकाल लो तकरीबात के अंदर काला शलवार कमीज लगा दिया। तो मैंने बोला यार यहाँ तो जो है ना वो बिजनेस नहीं है। अच्छा, तो दैट इज द पॉइंट आई रियलाइज कि यार लड़कियों का प्रॉब्लम ये है सर कि एक जोड़ा, आप लड़की के सामने बैठे अब तो खैर नहीं है, लेकिन एक जोड़ा इन्होंने जो पहन लिया ना किसी एक गैदरिंग में, तो फिर वो अगली गैदरिंग में तो पहन लेंगी, वरना नहीं। उसने वो जोड़ा देख लिया मेरा, आई कैन नॉट वेयर दिस अगेन। और अगर सोशल मीडिया पे एक जोड़े की पिक्चर लग गई एक बार, जो आजकल ट्रेंड है, जो हर कोई फेसबुक पे इंस्टाग्राम पर लग गई, तो फिर वो जोड़ा वापस तो पहन ही नहीं सकती, गुनाह हो जाएगा। चलें जी। और तलाश का होता आपका शिकायत जो थी उसका हिल गया कि मर्दों के लिए इसलिए कपड़े नहीं बनते। ये इन्होंने मेरी शिकायत बनाई है, मेरी शिकायत नहीं है ये। चलें जी। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, सरवत, उनसे बात कर लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सरवत, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। ये ज़रूर के लिए मुझे कॉल करना था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन यहाँ अभी तक ये ब्रांड नहीं हमने देखा। कहाँ आपके आउटलेट्स हैं? अच्छा, हम जो है वो बेसिकली ऑनलाइन ब्रांड है, हमने तो कराची में अभी जो है वो अपना एक स्टार्ट किया है आउटलेट। जिस बिकॉज़ अगर आपकी आउटलेट से कोई खरीदना चाहे तो किस वेबसाइट पे जाए? कैन यू? azioreofficial.pk है, www.azioreofficial.pk। तो ऑनलाइन ब्रांड है, और मेन फोकस इज ऑनलाइन। और वैसे भी अपना पेज आप बता दें प्लीज। azioreofficial.pk अगले दिन ही डिलीवरी हो जाती है या टाइम लगता है? बिल्कुल नेक्स्ट डे यू गेट इट डिलीवर्ड। नेक्स्ट डे आप ऑर्डर प्लेस करें, आपको अगले दिन आपके घर पर मिल जाएगी वो चीज। अच्छा, चलें जी। अच्छा, अभी तो आपने लिख रहे हैं ना कि हमें पहले कॉल करने वालों को 3 सूट गिफ्ट में दिए जाएंगे, 3 कॉलर्स को। 3 तो नहीं नहीं सरवर, चलें जी। आपने कॉल की, इतने प्यार से कॉल की, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑजियोर की तरफ से एक गिफ्ट हम आपके लिए अनाउंस करते हैं, इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। आप पीसीआर में अपनी डिटेल्स लिखवा दीजिएगा, राइट? लेकिन जोड़ा पहन के फिर आपने तस्वीर इंस्टाग्राम पे लगानी, बिल्कुल लगानी और टैग करना है आपने, azioreofficial.pk को। कब तक पहुंच जाएगा आपको? इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके घर पे होगा। चलें जी, लाइन ड्रॉप हो चुकी है, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और मैं गिफ्ट अनाउंस करना चाहूंगी ऑजियोर की तरफ से, क्योंकि मैंने ये प्रॉमिस किया था। अंबर हमारी रेगुलर कॉलर हैं, अंबर, वो अक्सर मुझे कॉल करती हैं और कहती हैं कि वर्दा एक प्लीज ईद के लिए ड्रेस गिफ्ट करवा दीजिए। तो मैंने आपसे कमिट किया था कि हम बात कर रहे हैं, और देखिए ऑजियोर हमारे साथ हैं और उनकी तरफ से एक ड्रेस हम अंबर को भी दे देते हैं। मैं ये अनाउंस कर रही हूँ यहाँ बैठ के। अंबर की डिटेल्स हमारे पीसीआर में मौजूद है इंशाअल्लाह। अगर अंबर देख रही हैं तो आज दोबारा कॉल कीजिएगा मुझे किचन सेगमेंट में, आपका गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है अंबर। चलिए जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अब किस तरह से आप क्या सोच के लिए डिजाइन की तरफ जब जाते हैं, मार्केट में इतना टफ कंपटीशन चल रहा है, तो आप क्या किन चीजों को जहन में रखते हुए आप अपने वार्डरोब डिजाइन करते हैं और किस चीज का ख्याल रखते हैं? अच्छा, मेनली Azure is known for vibrant colors and embroideries. Our specialization is in embroideries और vibrant colors हो। खैर अब तो recent अब summers आ रहे हैं, तो obviously we'll go for pastel colors, light peach, ivory colors, sea green, ice blue is a very good color। तो ये लड़कियों का थोड़ा रुझान होता है। हाँ, लेकिन अगर आप कंपटीशन की बात करें तो ऑब्वियसली अगर इफ़ यू लुक एट माय वेबसाइट एंड अदर प्लेसेस, हम लोग जो है वो काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पर जो है वो देते हैं आउटफिट्स, और हैंड एम्बेलिश्ड आउटफिट्स, एम्ब्रॉयडर्ड आउटफिट्स, एवरीथिंग इज़ वेरी रीजनेबल। और वो बेसिक आइडिया ये है कि लड़कियों ने उतना पहनना नहीं है। अब जो है ना वो लड़कियाँ एक पहन के
अगला फिर दूसरे पे जाती है। सो दैट्स हाउ इट इज एग्जैक्टली। तो फोकस एग्जैक्टली, तो फोकस वही है सारा कि इट हैज टू बी रीजनेबल। नहीं होता तो फिर भी लगता है तो खरीदना बार बार आसान हो जाता है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं अनीला कराची से, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अनीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अनीला कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। आपका ड्रेस मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा और मैं इस ईद पे ये ब्लू कलर ही सोच रही थी बनाने को। अच्छा, तो आपका ये ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मुझे ये सारे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे हैं जो आपने दिखाए, तो और ये कंफर्टेबल भी लग रहा है देखने से। जी मैंने जैसे कि कहा अनीला कि ऑजियो के तमाम ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं पहनने के बाद। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो हमें होता है ना कि बहुत हैवी ड्रेसेस ना पहने कि आपको ऐसा लगता है सांस रुक गई, घबराहट शुरू हो जाती है, सफोकेशन फील करते हैं। लेकिन ऑजियो के सारे ड्रेसेस, इनके फैब्रिक की खास बात यह है कि ब्रीदेबल फैब्रिक यूज़ करते हैं। आई डोंट नो, मैं डिटेल इनसे बात करूँगी कि क्या सोच के ये फैब्रिक की सिलेक्शन करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्योंकि पहनने के बाद आपको एक बहुत ही कंफर्ट का एहसास होता है। और अनीला आपने हमें कॉल किए कराची से, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही आपके साथ ऑजियोर का एक गिफ्ट हैम्पर जाता है, एक ड्रेस ऑजियोर की तरफ से आपको गिफ्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप इनफैक्ट वो जो गिफ्ट है वो ब्लू कलर में ही होगा फिर इनके लिए। चलें जी, आपके लिए ब्लू कलर में ही गिफ्ट होगा। और मैं चाहूंगी कि अगर ये वाला ड्रेस इनके ऐसा एक और है तो आप बता दें तो आपके लिए पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच अनीला फॉर कॉल एंड थैंक यू सो मच। आप लोग हमारा शो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ऑजियो को देखिए आपकी कितनी डिमांड है। हाँ, मैं भी आई एम शॉक्ड कि माशाल्लाह जो है वो या लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट, फीड आ रहा है। अच्छा चलें जी, आप मुझे बताएं क्या कहते हैं कि अब जैसे लास्ट फैब्रिक की सिलेक्शन आप क्या सोच के करते हैं इस मौसम? अच्छा, फैब्रिक्स में यूजुअली व्हेन वी आर अ फेस्टिव ब्रांड, एज जो टैगलाइन भी है, इट्स ऑल योर फेस्टिव नीड्स। तो फेस्टिविटीज की जहाँ तक बात आती है तो यूजुअली जो हमारे यहाँ ट्रेंड है ना वो शिफॉन्स का ज़्यादा है। लॉट ऑफ हाँ, जो औरतों को शिफॉन पसंद है, कॉटन सिल्क्स हो गए। ये वाला कौन सा फैब्रिक है जो मैंने? दिस इज अ कॉटन सिल्क फैब्रिक। दिस इज कॉटन सिल्क, इट्स रियली गुड और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक है ये। तो मैंने आपको बताया हम दूसरे काफ़ी ब्रांड्स को प्रोवाइड करते ही आए हैं अरसे से, सो वी नो इट ऑल। तो हम लोगों ने अपने ब्रांड में ऑब्वियसली वी ट्राई टू गिव द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो फैब्रिकेशंस पे तो हमारा एक्सपीरियंस का पुराना ही था। लेकिन मिस्टर पटेल ये बताइए कि इतना कंपटीशन आ गया कपड़ों में, डिजाइनर्स में, वैरायटीज में, बहुत कंपटीशन आ गया। हाउ डू यू कोप अप विद द कंपटीशन? अच्छा, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ट्रेंड्स हैं एंड वी नीड टू कीप अप विद द ट्रेंड्स और ये करते रहना है। पर ट्रेंड्स क्रिएट भी तो करने होते हैं। हाँ ट्रू, एग्जैक्टली। दूसरों के ट्रेंड्स फॉलो करेंगे वो तो नहीं, वो तो आपने जो है वो हर दफा कुछ ना कुछ नया तो लाना है। इनोवेशन इज द की। आप इनोवेशन किससे लेते हैं? हु इंस्पायर्स यू? अच्छा, एक्चुअल में इफ आई टेक अ नेम ऑफ इंस्पिरेशन तो फिर तो मेरा ब्रांड किस काम का ऑब्वियसली। तो मैं तो ऑब्वियसली खुद सोचता हूँ। कुछ लोग नेचर से भी लेते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स से लेते हैं। नेचर अगर आप नाम देखें, नाम एज्योर जैसे नाम है, वैसे वी कॉल इट एज्योर, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि आवाम वो एज्योर प्रोनाउंस नहीं करती तो वी जस्ट केप्ट इट टू। व्हाट डज इट मीन एज्योर? हाँ, इट मींस एक्चुअली ब्लू ऑफ अ क्लियर स्काई। तो नेचर भी चले गया। बिल्कुल बिल्कुल, नेचर से ही तो है। नेचर के कलर्स आप देखें, मैं तो खैर सनसेट्स का बहुत वो हूँ शौकीन, तो मतलब वो जो कलर्स और ये सारी चीजें बिल्कुल खेलते हैं। चलें जी, हमारी जो सारे कलर्स ही नेचर में है तो ऑब्वियसली नो डाउट अबाउट इट। चलें जी, अंबर हमारी कॉलर जो थी, जो हमें रेगुलर कॉल करती हैं, फाइनली उनकी कॉल आ गई है और अब तो उनसे एक मुझे लगता है दोस्ती हो गई है अंबर से। तो बात करते हैं अंबर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम अंबर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं, क्या हाल है, एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मेरी आपके प्रोग्राम में कॉल मिल गई, बहुत प्यारी लग रही है। मुझे ईद के लिए सूट का गिफ्ट चाहिए। जी बिल्कुल, आप हमेशा हमें कॉल करती हैं नंबर, खास तौर पे आपकी वजह से मैंने और मेरी सेल्स टीम ने और मार्केटिंग ने ये मेहनत की है कि हम आप तक ईद का आपका गिफ्ट पहुंचा सकें। तो ऑजियोर के सीईओ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और वो खुद गिफ्ट लेके आए हैं। उन्होंने कहा है कि आपके लिए एक ईद का सूट आप तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन ईद से पहले मुझे मिलना चाहिए। अब ये बताइए। नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल आपको मिलेगा और 2 दिन में ही मिलेगा। चलें जी, 2 दिन में आपको मिल जाएगा और आप इसको पहन के अपनी पिक्चर क्लिक करके ऑजियोर को टैग करेंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अंबर आपका। जी तो आप बताइए कैसा लग रहा है आपको ये फीडबैक? आप मुझे ये बताइए अहमद। चलें जी, हम इनसे बात भी करते रहेंगे, लेकिन आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे ताकि ऑनलाइन या फिर हम उस पर आउटलेट पे जाके आपकी परचेजिंग कर सकते हैं, किस तरह से? अच्छा बिल्कुल, अब आखिरी आई थिंक अब तो ऑनलाइन के आखिरी लास्ट 1 दिन ही 2 दिन ही रह गए जो ईद से पहले आपको पार्सल्स मिलेंगे। बाकी इंटरनेशनली तो खैर हम लोगों ने क्लोज कर दिया अभी। सही। बाकी ये है कि आउटलेट हमारा जमजमा पर है। इफ़ दे वांट टू विजिट इट, इट्स गुड कि देखें, चेक करें चीज़ें, क्योंकि आवाम के लिए खोला है, वरना प्लान तो ऑनलाइन ब्रांड का ही था हमारा। सही। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, आप आए और आपने सारे गिफ्ट किए। चलें जी, हमारा प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, शामिल करेंगे बिजनेस न्यूज़। हमारा सेगमेंट है उतार चढ़ाव, जिसके लिए चलेंगे मुदस्सिर इकबाल की जानिब। ओवर टू यू मुदस्सिर। उतार चढ़ाव में सबसे अहम मामला ये है कि इस वक्त लोड शेडिंग का इशू है,
पूरे मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में और गर्दिशी कर्जों के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे एनर्जी सेक्टर को धीमे की तरह चाट लिया है। बिजली नहीं तो हर सनत का पहिया जैम है। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे मुआशियात है। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। इस वक्त लोड शेडिंग की बुनियादी वजह हम ये कह सकते हैं कि ये गर्दिशी कर्जों का मसला है? नहीं, देखिए जी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि कुछ ये कहा जा रहा है कि 18 यूनिट्स जो हैं वो इस वक्त बंद हैं और तकरीबन जो डिमांड है वो 21,000 मेगावाट्स की है इस वक्त कंट्री में, क्योंकि समर इस वक्त पीक हो रहा है। और उसके अगेंस्ट जो डिमांड के अगेंस्ट जो जनरेशन है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि तकरीबन 17,000 के करीब है। तो ये 4,000 का रफली जो है वो गैप है जो कि कम पड़ रहा है। और डेफिनेटली तो जैसे के इलेक्ट्रिक को कराची में बिजली जो 1200 मेगावाट मिलती है वो लेट से 800 मिल रही है, तो वो भी एक शॉर्टफॉल है। तो कराची के जो है वो वासियों को भी जो है वो ये फेस करना पड़ रहा है। प्लस पूरे मुल्क में फिर इस वजह से लोड शेडिंग हो रही है कि एक तो प्राइस टाइम पे हमने एक तो डिसीजन टाइम पे नहीं लिया गैस इंपोर्ट करने का या गैस को जो है अवेलेबल करने का। दूसरा ऑफ कोर्स डॉलर्स भी आपके पास कम है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी इस वक्त जो है वो फ्यूल हुई है, ऑयल गैस सब महंगा है। और तीसरा आपका रुपये भी जो है डिप्रिशिएट हो रहा है, 2-3-4 रुपये पिछले कुछ दिनों में फिर दोबारा से जो है डॉलर के अगेंस्ट कम हो गया। तो ये सब रीजंस मिला के जो है, लेकिन ये जो एनर्जी का इशू है ये पिछले 3-4 महीने से चलता आया है, बनता आया है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट चेंज हुई। तो मेरे ख्याल में ये जो प्रायोरिटीज थी ये जो है वो उस तरह से नहीं ली गई जिस तरह से लेनी चाहिए थी। सही। तो अच्छा, गर्दिशी कर्जों में हमने मुसलसल देखा है पिछले 2-2.5 साल में इजाफा हुआ है। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही होती थी कि जी चंद सौ से फिर हज़ारों, हज़ार से हज़ारों अब पहुँचा है। गर्दिशी कर्जा ये क्यों इस तरह से बढ़ रहा होता है? साथ साथ ये मामला IPPs को पेमेंट्स क्यों नहीं हो पाती? देखिए जी, ये अभी का नहीं है कि काफ़ी पुराना मसला है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो है एक्यूमुलेशन हुई है, यानी कि गर्दिशी का जो कर्जा है वो बढ़ गया काफ़ी। उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि पिछले 1-1.5 साल में ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं और कंपनियों को फ्यूल जो है टाइम पे नहीं या तो उन्होंने ख़रीदा नहीं या ऑर्डर नहीं किया गया, फिर आगे फ्यूल मिला नहीं। जब फ्यूल नहीं मिला तो फिर उसकी पेमेंट्स नहीं होनी, या फिर फ्यूल मिल भी गया तो पुरानी पेमेंट्स जो है वो पूरी नहीं हो रही। फिर इंटरेस्ट रेट्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना था बीच में, उसकी वजह से फिर वर्किंग कैपिटल की जो है वो अवेलेबिलिटी बहुत महंगी हो जाती है। तो फिर होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता, और गवर्नमेंट के पास टैक्सेस इतने थे नहीं ना हैं, अभी फ़िलहाल टैक्सेस बेहतर हुए थोड़े से, लेकिन रिसोर्स वैसी नहीं रही कि वो इस तरह की कर्ज़ों की अदाइयाँ कर सके। लेकिन चोरियाँ ज़्यादा बढ़ी, थेफ्ट ज़्यादा हुआ, नॉन रिकवरी ज़्यादा बढ़ी। आपका जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, देखिए हमारे पास जनरेशन अच्छी खासी है, जो ट्रांसमिशन जो होती है, डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं बिजली को, ये जो सिस्टम है डिलैपिडेटेड, बहुत ज़्यादा ख़राब, मर चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसमें ना पिछली गवर्नमेंट ने जो है वो ध्यान दिया, ना उससे पिछली गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। अब ये गवर्नमेंट आई है तो अब उसको रियलाइज करना चाहिए कि पहले एनर्जी के, तो अब देखना ये है कि ये रियलाइजेशन होती है या नहीं, ये भी एक बड़ा अहम मामला है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब आपका। वापस चलेंगे अब तला जतोई की जानिब। जी राइट, यहां पर वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का। देखते रहिए दुनिया बोल है। This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। डालडा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू डालडा का दस्तरखान। तो आज भी हम हाजिर हैं डालडा के दस्तरखान में एक नई मज़े की रेसिपी के साथ। लेकिन आज सहरिश नहीं, आज सुमैया है मेरे साथ और इतनी हसीन लग रही है सुमैया। आज बिल्कुल रेड होके आई हैं, ब्लश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा रेड लग रहा था। मैं बार-बार अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोल रही थी कितना अच्छा लग रहा है, और आपको और मेरा कॉन्ट्रास्ट है ना, बहुत अच्छे वाइब्रेंट कलर्स हम पहनेंगे ताकि आपको थोड़ा ईद की तैयारी में मदद मिले। ये ड्रेस किसका है? ये परीशे का है ड्रेस। परीशे बहुत डिजाइनर है, इनका आउटलेट है कराची में, भादराबाद पे। सेमी फॉर्मल फॉर्मल ईद कलेक्शन बहुत अच्छी है। और वर्दा, अब हम दोनों ये भी बताएंगे कि खाने क्या बनाए, लेकिन कपड़े कौन से पहने ईद पर, हम वो भी आप
जाहिर सी बात है ये भी बताऊंगी, लेकिन नहीं अभी हम इससे पहले सेगमेंट कर रहे थे ऑजियोर का, तो हमने काफी सारे गिफ्ट हैम्पर्स भी अनाउंस किया। आपको याद है एक अंबर की कॉल आती थी, उनको फाइनली आज हमने ईद का गिफ्ट दे दिया, तो यानी कि हमारा वादा पूरा हुआ। हम बात करते हैं रेसिपी की। रेसिपी भी आज हम बना रहे हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है। और क्या बना रहे हैं मैं बता दूं, लेकिन साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं, हमारे गेस्ट भी, उनका भी तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर सैयदा सदफ अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, टीचर हैं, कॉलमिस्ट हैं एंड हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं जी। वेलकम टू दिस शो डॉक्टर। थैंक यू सो मच। चलें जी, अच्छा हम थोड़ी सी रेसिपी की बात कर ले अपने, फिर हम आपकी जाने बातें हैं दोबारा से। अच्छा आज मैं नहीं बना रही रेसिपी, आज मैं बनवाऊंगी सुमैया से, क्योंकि कल मैंने सहरिश से काम करवाया था, तो मैंने सोचा आज मैं सुमैया से करवाऊं, थोड़ा सा रेस्ट ले लूं। अब आखिरी रमजान है, मैं देखूं ना इतने अरसे मेरे साथ रह के सुमैया कितनी एक्सपर्ट हुई है। वैसे तो माशाल्लाह ये बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी मैं बताती रहूंगी आपको, आप बनाती रहिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगी। हम बना रहे हैं जिंगर आटा। जिंगर आटा बनेगा पराठे के साथ। हम जिंगर की स्ट्रिप्स को रैप करेंगे और बहुत यमी सी इसकी डिप बनाएंगे, सॉस बनाएंगे। और या बिल्कुल आप इफ्तार में बना सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं, ईद के बाद भी आप बना सकते हैं, या ईद की ट्रॉली जब हम सजाते हैं तो उसमें भी आप ये रैप करके बटर पेपर के साथ आप रख सकते हैं और हल्का सा माइक्रोवेव कर लीजिए। होते हैं रैप्स कि आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं, उसके बाद उसको माइक्रोवेव कर लें। बिल्कुल, तो बहुत आसान है बनाना, बहुत अच्छा, बहुत क्विक बनते हैं। आप इसकी मैरिनेशन करके भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए ऑफ कोर्स हम जिंगर आटा बना रहे हैं, तो मैं बोनलेस चिकन चाहिए होगी। आप देख सकती हैं चिकन फिले हमारे पास है। मैं चाहूंगी सुमैया इसको दिखाएं आप स्क्रीन पे, कितने पतले थिन फिलेज हैं ये, बहुत अच्छे ये हैं कटे हुए। आगे देख सकते हैं, ये देखिए, चलें जी, बहुत अच्छे ये प्रॉपर जिसे फिले कहते हैं ना, प्रॉपर फिले। इसके मैं बताऊं कि ये देखिए एक पूरा सीने का पीस था जो साबुत आपको चेस्ट पीस मिलता है, उसके बीच में से आपने उसको स्लिट किया। ये देख, ये वाली चीज दिखाएं, मैं चाहूंगी ये वाला दिखाएं, इसका शॉट बनाइए प्लीज। थिन, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कितना पतला है ताकि इजीली गल जाए। और इसको हम फोक की मदद से प्रिक कर देंगे या टूथपिक की मदद से आप इसको प्रिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको प्रिक कर देंगे तो ये बहुत आसानी से गल भी जाएगा। और मैं आपको, और जब मैरिनेट करके हम रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मेहरान का विनेगर व्हाइट वाला, तो ये ऑटोमेटिकली गल जाएगा। सही, अच्छा इसको अब हम मैरिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं सुमैया। ये तमाम जी फिलेस हम इसमें ऐड कर देंगे। एक आप मिक्सिंग बोल ले लीजिए। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा पानी यहाँ पे हटा लेती हूँ क्योंकि आइस कोल्ड वाटर है मेरे पास, बर्फ का बिल्कुल पानी, ये लाजमी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे? इसमें अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। अच्छा ये लीजिए, आपको मैं ये दे देती हूँ, स्पून दे देती हूँ। अच्छा नमक इसमें डालेंगे हम, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। मेरे पास 2 फिलेज थे मोटे वाले, तो उसको मैंने बीच में से स्लाइस कर लिया, तो मेरे पास फिर ये हुआ, यानी कि आधा किलो का रेशो है ये। 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून नमक आप हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे, उसके बाद चिकन पाउडर है मेरे पास यहाँ पे, ये इसमें ½ टीस्पून ऐड करेंगे हम, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका। आधा किलो में ½ टीस्पून इज इनफ। और चिकन पाउडर में भी नमक होता है, तो इसलिए हम नमक थोड़ा सा कम ही रखेंगे। क्या डालेंगे हम? 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ठीक हो गया, 1 टीस्पून, हाँ ये ऐड कीजिए। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून पेपरिका, ये पेपरिका है, सही है, ये ऐड की हमने। अच्छा बच्चों के लिए अगर आप बनाए तो आप मिर्ची अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। और फिर लाल मिर्च पाउडर जाएगा ½ टीस्पून। अच्छा ये याद रखिएगा, पेपरिका 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, ताकि बहुत स्पाइसी ना हो जाए। ठीक है, 1 टीस्पून इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर। ओके, गार्लिक पाउडर का एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा अपना फ्लेवर आता है। अगर गार्लिक पाउडर आपके पास नहीं है, आप लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं, रेसिपी में कोई ऐसा फर्क नहीं आएगा। उसके बाद है मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट, और ये कितना डालेंगे? ये 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक हो गया, मस्टर्ड पेस्ट हमने इसमें ऐड किया। अब इसमें 1 टेबलस्पून आप लेमन जूस ऐड कीजिए। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मेहरान का वाइट विनेगर, क्योंकि ये हम कहते हैं कि ऑलरेडी एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव भी होता है। और मेहरान की बहुत सारी सॉसेस की भी रेंज है यहाँ पे, इसमें किसी भी किस्म की कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर सॉसेस में शामिल नहीं होते, तो ये भी हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ मेहरान का वाइट विनेगर, और उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यही इसकी मैरिनेशन होगी, हम इसको मैरिनेट कर देंगे। दैट्स इट। अब इसकी कोटिंग होगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी कोटिंग कैसे होगी। मीनवाइल मैं यहाँ पे पैन गरम पे लगा रही हूँ, ताकि हम जैसे ही चिकन की कोटिंग करें, हम साथ साथ इसको डीप फ्राई भी कर लेंगे। अच्छा ये कितना ईजी है, आप देखें ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है,
और आप इसके बाद इसको बना के आप करके रख सकते हैं। बिल्कुल, आप बना के इसको अभी बताऊंगी कोटिंग करके कैसे आप फ्रीज करेंगे इसको, लेकिन साथ साथ मैं अनाउंस करना चाहती हूँ क्योंकि ईद करीब आ रही है तो डेफिनेटली ईदी देना तो बनता है। अभी हमने कुछ गिफ्ट हैम्पर्स आपको दिए और अब फोर्टाइल की जानिब से मैं गिफ्ट हैम्पर अनाउंस करने जा रही हूँ। फोर्टाइल की जानिब से अगर आप गिफ्ट जीतना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए और हम कुछ छोटा सा एक सवाल कर लेंगे आपसे, सवाल का जवाब भी दीजिए आप हमें, और कुरानदाजी के जरिए यानी कि लकी ड्रॉ के जरिए आप जीत सकते हैं फोर्टाइल का गिफ्ट हैम्पर। क्या बात है भाई, मजे आ गए हैं हमारे व्यूअर्स के। बस कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, इतने रेगुलर कॉलर्स हैं हमारे, इतने व्यूअर्स हैं हमारे तो जो देख रहे हैं। अच्छा, मैं अब यहाँ पे ऐड करूंगी डालडा का कुकिंग ऑयल। हम सब जानते हैं पिछले 80 सालों से डालडा हमें दे रहा है बहुत ही बेहतरीन और मयारी कुकिंग ऑयल, और डालडा अपनी क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो इसलिए हम सबका भरोसा डालडा पे है और हम कहते हैं जहां मामता वहां डालडा। और साथ ही साथ हम डॉक्टर साहब जी, अब डॉक्टर साहब के साथ चलते हैं। डॉक्टर साहब देखें, अब जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे ऑफ एयर के एलर्जीज की, इन्फेक्शंस की, रमजान में हम इतना ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, हमें सबसे बड़ा मसला तो डिहाइड्रेशन का होता है, किडनी इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है ऑफ कोर्स। तो क्या करें, इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए और उसका फिर आगे इलाज क्या है जो बहुत सीवियर हो जाते हैं उनके लिए? देखिए बिल्कुल सही बात है कि जो है स्पेशली रमज़ान के दिनों में ना हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी और वो बाहर के खानों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और फिर जब हम बाहर के खानों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो इतने अनहाइजेनिक अनहेल्दी फूड्स होते हैं कि हमें यूरिन इन्फेक्शन के ऑयल में बने आपको नहीं मालूम होता। एग्जैक्टली, तो फिर उसके साथ साथ हमें जो है मुख्तलिफ इक़साम के इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो उससे महफूज रहने का सबसे एक वाहिद तरीका तो यही है कि एक तो हम घर में बने हुए खाने इस्तेमाल करें। एक जो बेहतरीन हल जो इसका ये है कि हम जो है बिल्कुल घर में बने हुए बिल्कुल हेल्दी और हाइजेनिक फूड का इस्तेमाल करें। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को अगर इस तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले जो है वो जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको दिखाएं कि भाई कि अगर किसी को अगर यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है या अगर इसी तरीके का कोई और इन्फेक्शन हुआ है कि जैसे बहुत सारे लोगों को जो है ना रमज़ान के दिनों में अनहेल्दी खानों की वजह से जो है फूड पॉइजन की भी कैफियत हो जाती है। तो फूड पॉइजन की भी जो है कैफियत में लोगों को जो है मुख्तलिफ इक़साम की जो है बीमारियां हो जाती हैं कि, लेकिन अगर आपको कोई भी जो है बीमारी है तो सबसे पहले आपको अपने जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज होती है कि बहुत सारी चीजें आपको पता भी नहीं चल रही होती हैं, आपको एलर्जीज हो रही हैं, आप समझ रहे होते हैं कि वैसी हो गई, आपने एंटी एलर्जी ले ली, लेकिन वो अब इस तरह वर्दा बात कर रही थी कि आपको ब्लड की हो जाती है, आपको नहीं पता चलता कि आपको एलर्जीज होती है कि स्किन एलर्जी हो जाती है। अच्छा, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ कराची से, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं फिर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? अम्मार है। अस्सलाम, अम्मार बात कर रहा हूँ। जी अम्मार साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा एलर्जी से ही रिलेटेड था। अच्छा अच्छा। फेस पे जो पिंपल्स पड़ जाते हैं वो मुझे डस्ट से जो है ना अक्सर एलर्जी हो जाती है। डस्ट एलर्जी हो जाती है, ठीक है, उसके डॉक्टर साहब से पूछते हैं। ठीक है जी डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि एलर्जी हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं स्किन पे, डस्ट एलर्जी भी है, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए उसके लिए तो सबसे बेहतरीन चीज़ है ये कि जो है बहुत ज़्यादा ऑयली फूड से अवॉइड किया जाए। ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्पेशली जिनकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, तो उनके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा जो है हार्मफुल साबित होती है। तो हेल्दी डाइट का जो है इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और पानी का इंटेक अपनी लाइफ में जो है बढ़ा दें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले सवाल करूंगी कि रमज़ानों में खास तौर पे रमज़ान में ये होता है, अमूमन भी मसला होता है लेकिन रमज़ान में ये बहुत बढ़ जाता है, यूरिन इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, सही है, और उसके बाद फिर यही इन्फेक्शन अगर हम कहें तो बढ़ के ब्लड इन्फेक्शन में तब्दील हो जाता है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि आपको ब्लड इन्फेक्शन हो गया? कि अमूमन अगर खारिश आती है, सबसे पहले आई थिंक सिम्टम ये होता है कि खारिश आती है, हम पकड़ नहीं पाते और वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स बताएं, आइडेंटिफिकेशन क्या है, हम कैसे इसको क्योर कर सकते हैं? देखिए अगर हमारी बॉडी में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन होता है, वो चाहे यूरिन इन्फेक्शन हो चाहे ब्लड इन्फेक्शन हो, तो सबसे पहले तो जो है आपको उसके कुछ सिम्टम्स सामने आते हैं, जैसे कि फीवर है या फिर बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उन सिम्टम्स को मद्देनज़र जो है रखते हुए सबसे पहले आपकी जो है डायग्नोस्टिक होती है। जब आप डायग्नोस्टिक की तरफ जाते हैं तो उसमें आपके मुख्तलिफ इक़साम के जो है टेस्ट होते हैं, जैसे कि जो है CBC है या फिर डिफरेंट आपके जो है ब्लड प्रोफाइल्स लिए जाते हैं। तो उसके बाद फिर आपको उसमें जो है
आफ्टर डायग्नोसिस ही जो है मालूम होता है कि आपको किस तरीके का जो है इन्फेक्शन हुआ है और फिर उसकी जो है ट्रीटमेंट किस तरीके से की जानी चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये ज़रूरी है कि आप कंसल्ट करें डॉक्टर को, तो बहुत ज़रूरी है। ज़रा बताइएगा रेसिपी कहाँ तक पहुँची है हमारी? हाँ जी, अब रेसिपी बताते हैं हम आपको। अच्छा, आपने सुमैया मैरिनेशन बहुत अच्छी की है, ठीक है। मैरिनेशन करके आप इसको 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, या फिर अगर हम जैसे आपको बता रहे हैं कि आप उसको फ्रीज भी कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड स्क्रीन पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं रेसिपी कार्ड चल रहा है, तमाम इंग्रेडिएंट्स में मौजूद है। अच्छा, जहाँ पे सरसों का पेस्ट लिखा है उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, वो मस्टर्ड पेस्ट ही है। पता चला सरसों पेस्ट ढूंढने निकल गया मार्केट में और क्या वर्दा ने क्या बता दिया, हमें तो मिला ही नहीं कहीं भी। अच्छा, ये तमाम जहाँ पे मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी कि स्ट्रेट स्पाइसेस, जैसे हम नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया पाउडर कहते हैं, ये तमाम स्ट्रेट स्पाइसेस मैं मेहरान के यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म की कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स, एडिड कलर्स शामिल नहीं होते, और MSG सबसे बड़ी बात है इसमें नहीं होता। और पिछले 37 सालों से ये हमने आप जैसे बताया आपको कि बेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ फूड का भी अवार्ड जीतता चला आ रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, अब इसमें देखिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम इसकी कोटिंग करेंगे अब, तो मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है, और हाफ कप मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया है। अगर आप हाफ कप मैदा ले रहे हैं तो 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे, रेशो आपने हाफ का रखना है, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूंगी। अब सुमैया सवाल कर सकती हैं क्यों करूंगी? अच्छा, हैदराबाद से जावेद रहमान है, लाइव कॉलर, पहले उनका सवाल से बात करते हैं फिर हम बताते हैं। हाँ जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जावेद साहब, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सुमैया, आप मेरी बहुत फेवरेट हैं एंकर, और आपके लिए मुझे बहुत इज्जत है, आपके लिए बहुत मुझे रिगार्ड है, मैं आपको अपनी बहन समझता हूँ। थैंक यू जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके काइंड वर्ड्स का बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ डॉक्टर साहब, सवाल ये है, तो हमें अक्सर में जो है ना अपना वो शहरी के बाद जो है ना रमजानों में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी हो जाती है? ओके जी जी, ठीक है। तो ये भी है, ये क्यों इतनी वैसे नहीं होती, तो जाहिर सी बात एसिडिटी जब हो जाती है तो बंदा खा पी नहीं सकता, तो उसके लिए हम क्या करें? ठीक है, सही जी। डॉक्टर साहब जवाब दीजिएगा। जवाब सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि अक्सर हमें सहरी के बाद एसिडिटी हो जाती है, फिर पूरा दिन कुछ नहीं खाया जाता, तो क्या करें, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए इसमें भी वही चीज़ है कि अगर हम जो है शहरी में बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स जो है पराठे या कोई ऐसी चीज़, देखिए हम लोग जो है ना शहरी में इतनी ज़्यादा चीज़ें खा लेते हैं कि हम समझते हैं कि जो है सारा दिन फिर हम उसको जो है यूटिलाइज करते रहेंगे। हमें जो है शहरी में अच्छी डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। बिल्कुल हेल्दी डाइट लें और बैलेंस डाइट। तो सब बताते हैं जावेद साहब को कि हेल्दी डाइट में क्या क्या शामिल है, आप क्या ले सकते हैं? बिल्कुल, जैसे आपके पास दूध है, योगर्ट है, ये तमाम जो है दही का इस्तेमाल जो है ज़्यादा करें, और बहुत ज़्यादा जो है ना बिल्कुल स्पाइसी। और देखें आजकल हमारे यहाँ जो है रुझान ये है कि हम लोग सहर और इफ्तार में दोनों टाइम जो है बाहर का जो है खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सहरी भी बाहर है, इफ्तार भी बाहर है, तो उसकी वजह से जो है फिर लोगों को एसिडिटी है या फिर इस तरीके के जो है प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे होते हैं। हाँ, ये जरा कम कीजिए। बिल्कुल, पानी का जो इस्तेमाल है ना, लेकिन हमारे यहाँ देखें ना आजकल हमारे यहाँ जो कार्बोनेटेड मशरूबात होते हैं उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसकी जगह जो है अब हम सादे पानी का इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा हम सादे पानी का इस्तेमाल करेंगे हमारी स्किन के लिए भी, हर चीज के लिए फायदेमंद है। आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है या वैसे आपको स्किन प्रॉब्लम है, बिल्कुल। अच्छा, और हमारे कॉलर्स हमें कॉल भी कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि अगर फोटाइल का वो गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं तो इस बारे में भी वो बात कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा एक मसला ये भी है कि अफसोस के साथ थोड़ा सा कहूंगी कि हमारे यहाँ हम समझते हैं कि हम ऊँट बन गए हैं, अगर शहरी में हम बहुत ज्यादा खा लेंगे तो वो इफ्तारी तक स्टोर रहेगा, क्योंकि हम पानी सुनने में आता है बोतल भर के पानी हमने पी लेना है कि वो स्टोर हो जाए, और नहीं हम फिर ये सोचते हैं कि भाई शाम तक भूखा रहना है, इफ्तार तक कुछ नहीं मिलेगा खाने को, 1 रोटी से कुछ नहीं होगा, 2 पराठे खाओ। तो ये चीज बराए मेहरबानी ना करें, जितना पेट में बड़ी अच्छी तस्वीर है, हम ऊँट नहीं है, हम इंसान हैं। हम जो है ना उतना ही जो है खाना खाएं जितना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूँगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कोटिंग कर रही हूँ। एक मैंने यहाँ पे जिंगर हमारा जो फिले था वो मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है, डाला कुकिंग ऑयल में। मैं आपको बताऊँगी कि ये देखिए बिल्कुल पतले पतले फिलेस थे। अच्छा,
जो क्रिस्प हमारा आता है, जो क्रंच आता है इसके ऊपर। हाँ ये हो चुका है, इसको प्लीज आप निकाल लीजिए एक प्लेट में। इस प्लेट में? हाँ इस प्लेट में निकाल लीजिए, ये लीजिए, ये वाला ले लीजिए, ये ले लीजिए, इसमें निकाल लीजिए। ठीक है, अच्छा ये देखिए जितने इसके ऊपर रिंकल्स आएंगे चिकन पे उतने अच्छा इस पे क्रिस्प आएगा। ये देखिए आप, ठीक है, जिंगर आटा, ये थोड़ा ज्यादा, हाँ ये देखिए जितने रिंकल्स इस पे आएंगे उतना अच्छा इसके ऊपर क्रिस्प आएगा। वैसे रिंकल हमें स्किन पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते, लेकिन कोई बात नहीं, चिकन की स्किन पे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं। अच्छा इसको हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। कोटिंग देख लीजिए एक नज़र। पहले हमने जो मैरिनेट की हुई चिकन थी हमने सिर्फ वो एज इट इज ली। मैदे का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसमें इसको डिप किया। अच्छे थोड़ा सा हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है ताकि अच्छे से इसमें कोट हो जाए। ठीक है, फिर एक्सेस हम इसको झाड़ देंगे। देख रहे हैं आप, आ रहे हैं रिंकल्स, भरपूर रिंकल्स हैं, सही। ये करके और फिर इसको आपने ठंडे बर्फ के पानी में आपने इसको डिप किया फॉर फ्यू सेकेंड्स, फिर दोबारा आपने इस पे कोटिंग की और फिर आप झाड़ के एक्स्ट्रा जो भी मैदा इसके ऊपर है आप इसको फ्राई कर लेंगे। शुएब है लाइव कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम लाहौर से। जी शुएब साहब क्या कहेंगे? जी ज़ुहैब, जी ज़ुहैब, ये चाहिए, क्या चाहिए? हेलो, चलें जी ज़ुहैब साहब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ुहैब साहब। जी ज़ुहैब कोई सवाल है आपका, कुछ पूछना चाहेंगे आप? अरे लाइन ड्रॉप हो गई इनकी। बहुत आप लोगों से रिक्वेस्ट है हम्बल कि जब आप कॉल करें तो आप बात करना चाहते हैं तो अपना टीवी का वॉल्यूम ऑफ कर दीजिए। अपनी आवाज सुनने के चक्कर में आपको हमारी आवाज भी नहीं आएगी। हाँ, और फिर आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप गिफ्ट कैसे जीतेंगे? फिर फोटाइल का गिफ्ट भी तो आपको लेना है ना। हाँ जी बिल्कुल। चलें जी, ये देखिए यहाँ पे हम जिंगराठा फ्राई कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी एक डिप बनाते हैं हम, इसकी सॉस। अच्छा पराठे आप जो भी चाहें ऑप्शन है आपके पास, आप चूज कर सकते हैं। मार्केट में फ्रोजन पराठे भी मिलते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं, या फिर घर में आप अपने हाथ के पराठे बना के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप चाहें आप यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए ये भी इसमें आ गई है, ये कोटेड हो गया है। ये भी मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ठीक है, और अब साथ ही मैं आपको यहाँ बता दूं कि हम इस सुमैया अगर आप फ्राई कर लेंगे प्लीज, तो मैं बता दूं यहाँ पे कि किस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। हमने इसकी मिक्सचर बनाना है। अच्छा टोंग ला दें, चलें जी। अच्छा टोंग ले लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा। चलें, अच्छा यहाँ पे आप देख सकती हैं मेरे पास है मेयोनीज 3 to 4 टेबल स्पून। ठीक है, सही है। इसमें अब हम ऐड करेंगे केचप, मेहरान का टोमेटो केचप हम ऐड करेंगे। चलें जी, ब्रेक का वक्त हो गया है, हम अभी जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। आप कहीं मत जाइए, डालडा का दस्तरखान कंटिन्यू है और फिर हम आपको बताएंगे हम इसकी सॉस कैसे बनाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वेलकम। जिंगराठा तकरीबन तैयार हो गया। जी जी बिल्कुल, जिंगराठा तैयार हो गया है। मैं इसको रैप कर रही हूँ और इस तरह से प्लेटर में रख रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यार यमी लग रहे हैं भाई, सहर और अफ्तार दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिंगराठा। अच्छा मैं क्विकली आपको थोड़ा सा, अच्छा अगर किसी से बदला लेना है तो आप ये वाली हरी मिर्च बीच में रख सकते हैं। ये मैं साइड पे रख रही हूँ। तेज और लाल, तेज और कुछ ज्यादा ही तीखी और लाल, डबल रेड आई चिलीज है। अच्छा मैं आपको क्विकली बता दूं कि हम क्या कर रहे थे कि ब्रेक पे हमने भरपूर टाइम अवेल किया है। अच्छा मेरे पास मेयोनीज था, मेयोनीज में मैंने मेहरान का केचप डाला 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट डाला 1/2 टीस्पून, और उसके बाद मैंने मेहरान का हॉट सॉस इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 ही चुटकी मैंने गार्लिक पाउडर की डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये हो गई हमारी जिंगराठा की सॉस तैयार। ठीक है जी। अच्छा अगर थोड़ा सा खटास आपको, मैंने इसमें केचप ऐड किया तो इसलिए मैंने लेमन जूस ऐड नहीं किया इसमें। ठीक है, बहुत से लोगों को खटास पसंद होती है तो आप चाहें तो इसमें टेबल स्पून खटास ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बीफ बर्गर के साथ बहुत अच्छा लगता है। जिंगराठा में मुझे पर्सनली पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाला। ये फ्रोजन पराठे हैं। हैट्स ऑफ टू सुमैया, इतनी शदीद गर्मी में खड़े होकर उन्होंने ये पराठे जल्दी जल्दी फ्राई किए। ये जोखिम का काम था और हमारी प्रोड्यूसर आयशा ने भरपूर हमारी हेल्प की है, तो उनकी बड़ी इसमें मेहनत है। और अभी स्ट्रिप्स काट रही हैं। अच्छा ये देखिए जिंगर की स्ट्रिप्स आपने, कि हम जिंगराठा बना रहे हैं तो जो भी हमने जिंगर बनाए थे हम उसकी इस तरह से स्ट्रिप्स कट करके रख लेंगे। मैं यहाँ रख लेती हूँ। अच्छा अब आपने इसकी रैपिंग कैसे करनी है, जो हमने ये सॉस तैयार किया है ये हम लगाएंगे पराठे पे। अच्छा अगर आपके पास कोई स्क्वीज बॉटल है तो आप उसमें भी फिल कर सकते हैं, वो बहुत ईजी हो जाता है। एक दफ़ा फिर बता देंगे अपने सॉस में क्या क्या डाला है? सॉस में मैंने
4 टेबलस्पून मेयोनीज, हाफ अ टी स्पून मेहरान केचप, ठीक है, 1 टेबलस्पून मेहरान का हॉट सॉस, ठीक है, और हाफ अ टी स्पून मैंने डाला मस्टर्ड पेस्ट, और उसके बाद 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ऐड किया। ये रेसिपी कार्ड पे भी लिखा होगा, सॉस बनाने का तरीका वो फॉलो कर लीजिएगा, तो यही इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे सैलड लीव रखा है, जिंगर के जो हमने पीसेस कट किए थे वो रखेंगे, थोड़ा चिकन तो आना चाहिए ना भाई, अच्छा खासा भर के। अच्छा, कैबेज यहाँ पे मेरे पास यानी कि बंद गोभी बहुत बारीक जूलियन में कट किया हुआ, उसको यहाँ पे लगाएंगे हम। अगर आपको और भरपूर सॉस चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को चीज़ बहुत पसंद होती है, आप चीज़ के स्लाइसेस भी रख सकते हैं। अब इसको हम रैप करेंगे ऐसे पराठे के साथ ही। अब देखेंगे हेल्दी भी है, बहुत अच्छा भी है, आप बच्चों को इजीली लंच में दे सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे बटर पेपर है, हम बटर पेपर के ऊपर इस तरह से इसको रैप कर देंगे, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ये वाला पीस हम अंदर की तरफ कर देंगे फोल्ड, ताकि निकले ना पीछे से खाते हुए। और दैट्स इट, ये रेडी हो चुका है। इतना हैंडी है, आप बच्चों को हाथ में पकड़ाएं, वो इजीली खुद खाएंगे। मैंने कहा ना सुमैया कि ईद की ट्रॉली पे हमें होता है कि हम इस तरह की चीजें रखें जो हैंडी हो, जो इजीली आप खा सकें। ये देखिए, अगर आपको कैमरा यहाँ से नजर आ रहा है तो आपको अंदर तक नजर आएगा। अगर कैमरामैन भाई थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो जिंगर के पीसेस भी नजर आएंगे, ये भी नजर आएगा। और ये देखिए तैयार है, बहुत ही मजेदार सा। ज़ुहैब है हमारे साथ, कॉलर लाहौर से, आई थिंक उनकी कॉल फिर मिल गई है। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब साहब। जी ज़ुहैब, आवाज आ रही है आपको? जी आप आवाज आ रही है जी ज़ुहैब, क्या पूछना चाहेंगे? जी वो डॉक्टर साहब से मशवरा लेना था कि जो था ना वो मेरी आंखों के नीचे ना वो डार्क सर्कल बहुत बन गए हुए हैं। हाँ, रात को जागते होंगे आप। चले हम पूछते हैं क्या किया जाए। डार्क सर्कल तमाम लोगों का मसला है, नौजवानों का बहुत बड़ा मसला है, रात भर मोबाइल फोन और रात भर जागना, तो क्या करें? डार्क सर्कल का क्या करें? बिल्कुल, देखिए स्पेशली रमज़ान में जब हम लोगों की जो है ना रूटीन बिल्कुल आउट हो जाती है कि सहर तक जो है बिल्कुल हम लोग जो है जागे हुए होते हैं, सहरी तक जागे बिल्कुल। इस तो उसमें जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा एक तो आई के इश्यूज़ भी हो रहे होते हैं कि आंखें सूज जाती हैं, या फिर वो जो है बहुत ज़्यादा हमारे पास डार्क सर्कल हो जाते हैं। बिल्कुल। उसके लिए यही कि एक तो जो है प्रॉपर नींद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हमें जो है पूरे साल उसी तरीके से ही हमें उसको जो है मेंटेन रखना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ आपके स्क्रीन्स का कम से कम इस्तेमाल, अगर आप जागे में हैं और अपना जो है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपकी आंखों के लिए आप सब लोग उधर बैठे हुए डॉक्टर सारे लोग क्या कह रही हैं डॉक्टर साहिबा? मुझे देख रही कि मुझे हंसी आ रही थी कि डॉक्टर साहिबा ये आप समझिए कि आपने कड़े इम्तिहान में डाल दिया। हम लोग हमेशा बात करते हैं बच्चों से स्क्रीन टाइम कम करवाएं, बच्चों से मोबाइल छीन लें, ये कर लें, लेकिन आप ये देखें बच्चे सीख कहाँ से रहे हैं। मैंने ऐसे बड़ों को देखा है, उनके फादर्स या पेरेंट्स मदर की बात करें, सबसे पहले बेड पे लेटे हुए फेसबुक खुलेगा, ट्विटर खुलेगा, इंस्टाग्राम खुलेगा, 5 से 10 मिनट पे जरूर निकालने हैं उन्होंने। हम सब उसके बाद हम कहते हैं हमारा 6 महीने का बच्चा जो है मोबाइल स्क्रीन कैसे चला रहा होता है, वो उसको आजकल देखे ना छोटे छोटे बच्चों की आईसाइट कितनी ज्यादा वीक हो चुकी है, इतने मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं। सही कह रही हैं उन सब बच्चों को। सही, बिल्कुल सही। ये गैजेट्स ने जो है ना हमारा कह सकते हैं कि हमें बिगाड़ दिया है और फिर हमने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया है। मैं तो कहती हूँ एक बॉक्स होना चाहिए, जब आपके घर में रात हो जाए उस बॉक्स में बंद कर दें चलें जी, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बताया, इन्फेक्शन के बारे में बताया जो सबसे बड़ा मसला है आजकल रमज़ान में। और आप ये देखिए जिंगर आटा को आप एंजॉय कीजिए कोका कोला के साथ, क्योंकि रमज़ान का मैजिक साथ बैठ के खाने में ही है। और कोका कोला कहता है कि एंजॉय करें सहर और इफ्तार अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ, और एंजॉय करें रमज़ान का मैजिक, रमज़ान के रियल जायके का मैजिक। और ये देखिए, अच्छा इसको आप जो है वो मेहरान के केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मेहरान की चिली गार्लिक सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और रेडी है हमारा, कीजिए आप। और आप ये अब लेके जाइएगा तला के लिए। हाँ, फाइनली आज मैं लेके जाऊंगी तला। ओवर टू यू। वर्दा और सुमैया डालडा के दस्तरखान पे ऐसा खाना पका रही हैं कि हजारों लाखों लोग अपनी उंगलियां खा रहे हैं और खाना कम खा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ेंगे अपने फेवरेट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आलिम के बोल। हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में अल्लामा मोहम्मद अब्बास वजीरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा साहब, कीमती वक्त आपने दिया। और हमारे साथ नात खां हैं माजिद अली सावरी कव्वाल साहब और मुबारक ताजी साहब। आप दोनों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आजकल हम रोजे रखते हैं, लेकिन रोज़ों में जो रोज़े का अदब है
वो मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाता। अल्लामा साहब, मेरा आपसे पहला सवाल यह है, रोज़े का अदब क्या है, ये नाजरीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। बहुत खूबसूरत सवाल किया है रोज़े के अदब के हवाले से। हम जब कुरान मजीद की उस आयत मुबारका पर नज़र डालते हैं कि जिसमें रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है, तो उसी के अंदर एक फ़लसफ़ा और हिकमत की तरफ इशारा हुआ है। हमें अपने रोज़ों में उस हिकमत को पाने की कोशिश करनी चाहिए, तब ये रोज़ा रोज़ा होगा। और रोज़ा अल्लाह ने जिस हदफ के खातिर फ़र्ज़ करार दिया है, उस हदफ को पाने में हम कामयाब हो जाएंगे, वरना सिर्फ एक भूख है, वरना कोई ख़ास नतीजा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए अहले ईमान, तुम पर रोज़े उसी तरह से फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह से तुमसे गुज़श्तगान पर फ़र्ज़ किए गए थे। ये रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम में तक़वा पैदा हो। तक़वा यानी पाकीज़गी। इस पाकीज़गी को समझने के लिए ख़ुद इंसान की तख्लीक़ पे थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है कि इंसान कितने पहलुओं का हामिल है। बेशक इंसान दो पहलुओं का हामिल है। मैं जिस्मानी रूहानी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और जिहत जिक्र कर रहा हूँ। और वो दो पहलू हयवानी मलकूती। एक पहलू इंसान में हयवानी है जिसमें इंसान के बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, लिज़्ज़तों की तलब में जाना, ख्वाहिशात के पीछे जाना, और तरह तरह की ख्वाहिशात। जिसकी जो सतह होगी उसी हिसाब से उसकी ख्वाहिश है। कोई छोटे सतह का इंसान है तो उसकी ख्वाहिश भी उसी हिसाब से छोटी है, बड़े सतह का इंसान है तो उसकी ख्वाहिश भी उसी हिसाब से बड़ी है। लेकिन ख्वाहिशों में इंसान मामूलन घिरा हुआ है। ठीक है। और एक और जहत इंसान के अंदर है, वो है मलकूती जहत। वो मलकूती जहत यानी अक्ल, खिरद, लुब, जिसे कुरान ने लुब का उलुल अलबाब, वो चीज़ जो इंसान को परवरदिगार आलम की तलाश की तरफ ले जाता है। अच्छा, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है, आपसे पूछा गया अक़ल क्या चीज़ है? आपने फरमाया अल अक़्ल मा उबिदा बिहिर रहमान वक्तुसिब बिहिल जनान। अक़ल उस गोहर गिरां बहा का नाम है जो इंसान को खुदा की बंदगी की तरफ ले जाए और उसके नतीजे में जन्नत के काबिल इंसान को बनाए। एक इंसान के वजूद के अंदर ही एक गोहर गिरां बहा अल्लाह ने रखा है, उसका नाम है अक़ल। और वो अक़ल इंसान को खुदा की बंदगी की तरफ ले जाता है। और ये बंदगी का रास्ता वो है कि जिससे गुजर के इंसान बहिश्त तक पहुँचता है। क्या बात। इस बिना पर तक़वा से मकसूद ये है कि आपकी ख्वाहिशात इस गोहर गिरां बहा पर गालिब न आने पाए, बल्कि ये गोहर गिरां बहा जिसका नाम अक़ल है, ये रहनुमाई करे ख्वाहिशात की। सुभान अल्लाह। हर ख्वाहिश के पीछे इंसान न जाए। वो ख्वाहिश काबिल कबूल है जो अक़ल के साथ न टकराए और अक़ल के साथ मुआरिज़ ना हो। रोज़ा एक काम ये करता है, रोज़ा के फ़र्ज़ होने का एक फ़लसफ़ा ये है कि इंसान इस बंदगी के रास्ते पर बढ़ जाता है। रोज़े के नतीजे में इंसान अपनी ख्वाहिशात से लड़ना जानता है। बहुत सारी चीज़ें इंसान के लिए हलाल हैं, हराम भी नहीं है, हलाल हैं आम हालात में, लेकिन माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह ने उनसे मना किया है कि रुक जाओ, इससे खाने पीने की चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनसे इंसान को उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो अम्र खुदा के हुसूल के लिए, खुदा की रज़ा को पाने के लिए आप हलाल चीज़ों से रुक जाते हैं। तो यानी अपने नफ्स को ट्रेन करते हैं ख्वाहिशात के मुकाबले में खड़े होने की, ख्वाहिशात के मुकाबले में यानी साबित कदम रहने की ट्रेन करते हैं। ये ट्रेनिंग इंसान को तक़वा की तरफ ले जाती है। अगर इस हदफ के साथ हो तो रोज़ा इंसान को बहुत आला इल्लियीन तक पहुँचाने का ज़रिया है। सुभान अल्लाह, बड़े खूबसूरत तरीके से समझाया आपने रोज़े के आदाब क्या हैं। अल्लामा साहब, मैं गुजारिश करूँगा साबरी साहब से, ताजी साहब से अपना नजराना अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह।
ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम निगाहे करम हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे हामी बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम मैं कशो आओ मदीने चले मैं कशो मदीने चले दस्ते साकी ये कौसर से पीने चले याद रखो अगर उठ गई वो नजर याद रखो अगर उठ गई वो नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम। माजिद अली साबरी साहिब और मुबारक ताजी साहिब, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे तो साबरी नाम जहां लग जाए वो काफी होता है, और ताजी भाई की आवाज, मैं कहूंगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह में, अपने दरबार में आपका नजराना कबूल करें। एक बहुत जरूरी चीज अल्लामा साहब, जाते जाते आखिरी 1 मिनट आप सवाल पूछूंगा। हम लोग ये समझते हैं कि रोजा सिर्फ रमजान में होता है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात के लिए क्या रोजा सिर्फ रमजान में था? देखें, वाजिब रोज़ा इस महीने में है, माह मुबारक कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना, ये फ़र्ज़। उसके अलावा साल में बहुत सारे दिन हैं कि जिनमें रोज़े रखने, हमारे पास 4 दिन ऐसे हैं उसमें मुस्तहब रोज़ा है, और वो रोज़ा 60 साल की उम्र के इबादत के बराबर सवाब रखता है। वाह। एक 17 रबीउल अव्वल हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन, दूसरा 18 ज़िलहज यौम गदीर, और तीसरा यौम बेअसत पैगम्बर के मबऊस व रिसालत होने का दिन, और एक 15 शाबान। ये 4 दिनों के रोज़े बहुत ही फजीलत रखते हैं। उसके अलावा रजब का पूरा महीना मुस्तहब है, शाबान का पूरा महीना मुस्तहब है रोज़ा रखना। इसमें से जितना इंसान रख सके, अगर पूरा महीना नहीं रख सकता तो जितना रख सके रखे। बिल्कुल। अल्लामा मोहम्मद अब्बास वजीरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ साथ आपकी बात में ऐड करता चलो कि नबी करीम आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात हर मंडे, हर पीर को रोज़ा रखते थे। कहते थे ये मेरी पैदाइश का दिन है। तो अंदाज़ा कीजिए हर हफ्ते वो मंडे और थर्सडे हर हफ्ते रोज़ा रखते थे। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमें भी रमज़ान के अलावा रोज़े रखने चाहिए। तला जतो को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।